नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप खबरें अनकही देख रहे हैं। आज मैं 4 टॉपिक्स पर बात करूंगी। इंडोनेशिया में तबाही मचाने के बाद एक चक्रवाती तूफान भारत की तरफ बढ़ रहा है। कितना खतरनाक है, इस पर बात होगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भारत सरकार ने क्या जवाब दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। हांगकांग की हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग के पीछे की वजह को समझेंगे। इसके अलावा बात होगी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अदियाला जेल की। तो बने रहिए। मैं दिखाती हूं आज की 3 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने आज भारतीय स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं की तारीफ भी की। उन्होंने कहा है कि दुनिया को हमारे जेनजी से सीखना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जाहिर की है। सीजेआई ने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इसे घुमाकर समस्या खत्म कर दें। खराब हवा के कई कारण हैं, इसे केवल वैज्ञानिकों पर ना छोड़ें। पश्चिम बंगाल की मौजूदा वोटर लिस्ट में करीब 26 लाख वोटर्स के नाम 2002 की लिस्ट से मैच नहीं कर रहे। चुनाव आयोग ने इस बात का खुलासा किया है। इसी के मुताबिक 2002-2006 की पुरानी लिस्टों से तुलना में ये अंतर सामने आया है। एक और तूफान, एक और खतरा। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान सेन्यार अब भारत के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इंडोनेशिया को तबाह करके आया ये तूफान अब अंडमान निकोबार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए सरदर्द बन गया है। सेन्यार का मतलब होता है शेर और ये नाम इसे यूनाइटेड अरब अमीरात ने दिया है। लेकिन क्या ये शेर की तरह दहाड़ेगा या फिर अब कमजोर पड़ रहा है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। सेन्यार बना तो मलक्का स्ट्रेट के पास इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच 25 नवंबर को ये एक साधारण लो प्रेशर था, लेकिन 26 नवंबर तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया। इसकी रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी और हवाएं 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तूफान ने इंडोनेशिया के तट को पार करते हुए भारी तबाही मचाई। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि अलग अलग जगह फंसे 50,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। और अब ये तूफान दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में घुस चुका है। सबसे पहले इसकी चपेट में आएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। हवाएं 55 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती हैं। समुद्र में ऊंची लहरें और मछुआरों के लिए गंभीर खतरा है। तमिलनाडु में तो और भी बड़ा अलर्ट है। 28 से 30 नवंबर के बीच तमिलनाडु के नॉर्थ और डेल्टा डिस्ट्रिक्ट्स में बेहद भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई, तिरुवल्लुर और कई जिलों में 12 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश का अनुमान है। आईएमडी ने 29 और 30 नवंबर को एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी दी है। पुडुचेरी, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में भी 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच भारी बारिश का अनुमान है। और सिर्फ बारिश ही नहीं, बिजली गिरने, तेज आंधी और समुद्र में ऊंची लहरों का भी खतरा है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 26 नवंबर से स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। कई तटीय इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट करने की तैयारी है। मौसम विभाग लगातार अपडेट दे रहा है और राहत कामों के लिए टीम्स तैयार रखी गई हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तूफान अब कमजोर पड़ रहा है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी का अनुमान है कि तूफान 24 घंटे के अंदर डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा और फिर कमजोर हो सकता है। फिर ये पूर्व दिशा की ओर मुड़ सकता है। अभी तक पक्का नहीं है कि ये तूफान तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट से होकर गुजरेगा या नहीं। हवाओं की दिशा और बे ऑफ बंगाल में दबाव की स्थिति देखकर ही साफ होगा कि ये उत्तर की तरफ बढ़ेगा या फिर पूर्व में मुड़ जाएगा। लेकिन टेंशन यही खत्म नहीं होगी। बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर एरिया बन गया है। ये अगले 12 से 48 घंटे में डीप डिप्रेशन में बदल सकता है। मतलब सेन्यार के बाद एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिसका नाम होगा दितवाह। इसलिए तटीय इलाकों के लोगों को अभी से सावधान रहने की जरूरत है। इमरजेंसी किट तैयार रखें,
मौसम के अपडेट सुनते रहें और सरकार की चेतावनियों को गंभीरता से लें। प्रकृति का गुस्सा अक्सर हमें याद दिला देता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन सावधानी और तैयारी से हम तबाही को कम जरूर कर सकते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर आई है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत को एक बार फिर से पत्र लिखा है और मांग की है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। ये दूसरा पत्र है जो बांग्लादेश ने भारत को भेजा है। 26 नवंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर पहली बार अपना रुख साफ किया, लेकिन उससे बड़ा अपडेट ये है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के बैंक लॉकर से 10 किलो सोना जब्त किया गया है और उन पर भ्रष्टाचार के नए आरोप लगाए जा रहे हैं। फांसी की सजा के बाद अब यूनुस सरकार उन पर चारों तरफ से शिकंजा कस रही है। आपको याद होगा, पिछले साल जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में छात्रों के बड़े विरोध के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। तब हजारों छात्र सड़कों पर उतर गए थे और प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए थे। 78 साल की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उसी दिन सेना के हेलीकॉप्टर से भारत लाया गया था। तब से वो दिल्ली में ही रह रही हैं। उसके बाद बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया और 17 नवंबर को उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई। ये फैसला उसी गैर मौजूदगी में दिया गया। 453 पन्नों के इस फैसले में कहा गया कि शेख हसीना ने छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई थी। इस सजा के बाद ही यूनुस सरकार ने भारत को पत्र लिखा। हालांकि वो इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर में एक पत्र भेज चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब दूसरा पत्र 20 नवंबर को भेजा गया। दोनों बार एक ही मांग, शेख हसीना को प्रत्यर्पित किया जाए, यानी उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार एम तौहीद हुसैन का कहना है कि पहले भेजा गया पत्र ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग हैं। अब न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हसीना दोषी ठहराई जा चुकी हैं। इसलिए बांग्लादेश सरकार को उम्मीद है कि भारत इस बार उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करेगा। बांग्लादेश का तर्क है कि जब अदालत ने फैसला सुना दिया है तो अब भारत को शेख हसीना को वापस भेजना चाहिए। इस पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा। Yes, we have received the request and this request is being examined as part of ongoing judicial and internal legal processes. We remain committed to the best interest of the people of Bangladesh, including peace, democracy, inclusion and stability in that country, and will continue to engage constructively in this regard with all stakeholders. इसका मतलब है कि भारत इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहता और सभी पहलुओं को देखकर ही फैसला लेगा। अब यहाँ एक बड़ा कानूनी पॉइंट भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1970 के दशक में एक प्रत्यर्पण समझौता हुआ था। इसके मुताबिक राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण नहीं किया जाता, लेकिन बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये राजनीतिक अपराध नहीं माना जाता, इसलिए कानूनी रास्ता खुला है। लेकिन इसी संधि में आर्टिकल 8 भी है, जिसके मुताबिक अगर प्रत्यर्पण गलत या दबाने वाला होगा तो भारत इसे मना भी कर सकता है, यानी कि अंतिम फैसला भारत सरकार को ही करना है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार शेख हसीना को सिर्फ फांसी की सजा देने से संतुष्ट नहीं है। एंटी करप्शन कमीशन ने शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से ज्यादा संपत्ति के नए मामले दर्ज करने की तैयारी कर ली है। ये एक नया मोर्चा खोला जा रहा है उनके खिलाफ। हाल ही में उनके बैंक लॉकर्स की जांच की गई और बांग्लादेशी एजेंसियों का दावा है कि 2 लॉकर्स से करीब 10 किलो सोना मिला है। ये महंगे गिफ्ट थे जो शेख हसीना को प्रधानमंत्री रहते हुए मिले थे। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि उन्होंने इन संपत्तियों को घोषित नहीं किया था। अब एंटी करप्शन कमीशन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ये संपत्तियां वैध तरीके से अर्जित की गई थी या नहीं। इस सोने को बांग्लादेश के सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है, यानी शेख हसीना पर आरोपों का सिलसिला
थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत शेख हसीना को सुरक्षा क्यों दे रहा है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। शेख हसीना सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक विरासत की वारिस है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है। उन्हें बंगबंधु कहा जाता था। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था और उस युद्ध में भारत की बड़ी भूमिका रही थी। लाखों शरणार्थियों को शरण दी थी और सैन्य मदद से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया गया था। शेख हसीना का भारत के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। उनके पिता मुजीबुर रहमान को इंदिरा गांधी का पूरा समर्थन मिला था। बाद में शेख हसीना का भी सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ व्यक्तिगत रिश्ता रहा। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि पारिवारिक जुड़ाव भी था। 2009 में जब शेख हसीना दोबारा सत्ता में आई तो उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने उनकी पूरी मदद की। भारत ने बांग्लादेश को आर्थिक सहायता दी और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हुए। उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भी शेख हसीना को उनका पूरा समर्थन मिला। मोदी सरकार में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और व्यापार बढ़ा। साथ ही भारत ने बांग्लादेश को अरबों डॉलर की क्रेडिट लाइन भी दी। बदले में शेख हसीना ने भारत विरोधी टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ULFA, NSCN और दूसरे उग्रवादी संगठन को बांग्लादेश में पनाह नहीं मिली। इसी वजह से भारत के लिए शेख हसीना बहुत अहम थी। जून 2024 में भारत और बांग्लादेश ने एक शेयर्ड विजन डॉक्यूमेंट पर साइन किया था जिसमें कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोऑपरेशन बढ़ाने की बात थी। लेकिन 2 महीने बाद ही सब कुछ बदल गया। अब बांग्लादेश में नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार चल रही है जो छात्रों के आंदोलन के बाद बनी है और तभी से भारत बांग्लादेश रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़े, मंदिरों पर हमले हुए, हिंदू परिवारों को डराया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कई बार इस मुद्दे को उठाया। दूसरी तरफ बांग्लादेश में इतिहास भी बदला जा रहा है। नई किताबों में शेख मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता की उपाधि हटाई जा रही है और जिया उर रहमान को ये श्रेय दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना के परिवार के साथ सीधी दुश्मनी निकाली जा रही है। अब ये मामला भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गया है। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ रिश्ते हैं और तीसरी तरफ शेख हसीना के साथ 50 साल का ऐतिहासिक नाता है। भारत को ये देखना होगा कि शेख हसीना के साथ क्या करना है, क्योंकि उनका प्रत्यर्पण करना या ना करना दोनों ही केस में भारत को बड़ा फैसला लेना होगा। अगर शेख हसीना को वापस भेजा गया तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और ऐसे में उनकी जान को खतरा हो सकता है। और अगर नहीं भेजा गया तो बांग्लादेश के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, ये भी देखना होगा। बांग्लादेश पहले से ही भारत पर दबाव बना रहा है और उम्मीद कर रहा है कि इस बार जवाब मिलेगा। उधर शेख हसीना के करीबी सूत्रों का कहना है कि वो भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। उनका मानना है कि बांग्लादेश में अभी राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। भारत का जवाब ना देना भी एक संदेश है। ये दिखाता है कि भारत इस मामले में बहुत सावधानी बरत रहा है। ना तो वो कोई जल्दबाजी में फैसला लेना चाहता है, ना ही वो बांग्लादेश को सीधा मना करना चाहता है। ये एक नाजुक सा संतुलन है और इसका हल निकलना अभी बाकी है। हांगकांग में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। ताइपो इलाके के बैंकॉक कोर्ट नाम की रिहायशी सोसाइटी में भीषण आग लगी, जिसमें अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और 279 लोग अब भी लापता हैं। यह हांगकांग की पिछले 63 सालों की सबसे बड़ी आग है। आग इतनी भयानक थी कि उस इलाके के कई टावर तेजी से धूं-धूं करके जलने लगे। 32 मंजिला इमारतों के बाहर लगी बांस की स्कैफोल्डिंग में आग लगी और वो नीचे गिरते हुए पास की बिल्डिंग्स में फैल गई। जो लोग वहां रहते थे उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब इतनी तेजी से क्या हो गया।
800 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और घंटों तक आग बुझाने की कोशिश करते रहे। इस वीडियो में सिर्फ खबर नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि आखिर इतनी ऊंची इमारतों में आग इतनी तेजी से क्यों फैलती है और अगर हम ऐसी जगह रहते हैं तो हमें अपनी जान कैसे बचानी चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हादसा हुआ कहाँ। हांगकांग में जगह की बहुत कमी है, इसलिए वहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। वांगफुक कोर्ट भी एक ऐसा ही रिहायशी इलाका है जहाँ 30 से ज्यादा मंजिलों वाले कई टावर्स हैं। खबरों के मुताबिक इन इमारतों में मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके लिए बिल्डिंग के चारों तरफ स्कैफोल्डिंग लगाई गई थी, जिसे मचान या पाड़ भी कहा जाता है। हांगकांग में आज भी बांस की स्कैफोल्डिंग्स यूज होती हैं, जो सस्ती पड़ती हैं, लेकिन आग बहुत जल्दी पकड़ती है। आग शायद इसी स्कैफोल्डिंग और उस पर लगे नायलॉन मैश के हरे रंग के पर्दों में लगी। जैसे ही आग लगी, उसने पूरी बिल्डिंग को बाहर से घेर लिया। जलता हुआ मलबा जब नीचे गिरा तो उसने नीचे की मंजिलों को भी चपेट में ले लिया। इसे आप एक चिमनी इफेक्ट समझ सकते हैं, जहां हवा और आग को ऊपर की तरफ भागने का सीधा रास्ता मिल गया। अब सवाल है कि नुकसान इतना ज्यादा क्यों हुआ। देखिए, ये बिल्डिंग 32 मंजिला थी। जब आग बाहर की तरफ लगी होती तो धुआं बहुत तेजी से खिड़कियों के जरिए अंदर कमरों में घुसता है। ऐसा ही वांगफुक कोर्ट की इस इमारत में भी हुआ। ये आग 26 नवंबर को दोपहर में लगी। जानकारी मिलते ही 800 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन इतनी ऊंचाई पर आग बुझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां अक्सर 10-15 मंजिलों तक ही पहुंच पाती हैं। उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। 44 लोगों की मौत एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और जो 289 लोग लापता हैं, उनके परिवार अभी किस हाल में होंगे हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि शहर की चकाचौंध के पीछे सुरक्षा की खामियां कितनी भारी पड़ सकती हैं। अब तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग उस कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े थे जो स्कैफोल्डिंग लगा रही थी। पुलिस का कहना है कि जलने वाला मटेरियल वहां मौजूद था और उन्हें हटाया नहीं गया, इसलिए आग बेकाबू हो गई। इस बड़े हादसे के बाद पूरा शहर सदमे में है, लेकिन मदद के लिए हाथ भी उठे। चीन की बड़ी टेक कंपनीज शाओमी और टेंसेंट ने तुरंत मदद का ऐलान किया। उन्होंने पीड़ितों और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए करोड़ों की धनराशि दी। ये एक अच्छी बात है कि जब मुसीबत आती है तो बड़ी कंपनीज अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं, लेकिन पैसा जख्म तो भर सकता है पर वो जान वापस नहीं ला सकता। पिछले साल अक्टूबर में भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में शिनमिन टावर में बैम्बू स्कैफोल्डिंग में आग लगी थी। इस साल कम से कम 2 बार और ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। फिर भी सरकार ने बैम्बू स्कैफोल्डिंग को बैन नहीं किया। एक्सपर्ट्स और कई लोग पहले से ही चेतावनी दे रहे थे कि ये खतरनाक है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि बांस की स्कैफोल्डिंग और पुराने सेफ्टी रूल्स को कब बदला जाएगा। हांगकांग के बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के नियमों में लिखा है कि स्कैफोल्डिंग की नेट्स और टार्पोलिन फायर रिटार्डेंट होनी चाहिए, मतलब आग से बचाव वाली, लेकिन कई जगहों पर ये रूल्स फॉलो ही नहीं हो रहे थे। इस घटना के बाद अब सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो जांच करेगी कि फायर सेफ्टी के नियम ठीक से लगाए गए थे या नहीं। अब टॉपिक को थोड़ा बदलते हैं और आपकी और हमारी बात करते हैं। आज हमारे देश के बड़े शहरों में भी हाई राइज कल्चर आ गया है। 20-30 मंजिला इमारतों में रहने का अपना अलग मजा है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। पहले फायदों की बात करते हैं। ऊंचाई पर आपको साफ हवा मिलती है, शोर शराबा कम होता है और नज़ारा बहुत शानदार होता है। आप बालकनी में बैठकर चाय या कॉफी के साथ उन नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। वहाँ प्राइवेसी भी ज्यादा मिलती है। साथ ही हाई राइज में सिक्योरिटी भी बेहतर होती है, क्योंकि बड़ी इमारतों में डोरमैन, सीसीटीवी और सिक्योरिटी स्टाफ्स होते हैं। लेकिन नुकसान भी कम नहीं है। सबसे बड़ा डर यही है, आग। अगर आप 25वीं मंजिल पर हैं और आग लग जाए तो नीचे उतरना एक मैराथन दौड़ने जैसा होगा। लिफ्ट आप यूज नहीं कर सकते और सीढ़ियों पर धुआं भरा हो सकता है। इसके अलावा भूकंप आने पर भी ऊपर की मंजिलों में झटके ज्यादा महसूस होते हैं। इमरजेंसी में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर बुजुर्गों और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए। इस वीडियो का ये हिस्सा सबसे जरूरी पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा।
अगर आप या आपका कोई अपना किसी ऊंची बिल्डिंग में रहता है तो ये 3 बातें रख लीजिए। लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करना। आग लगने पर लाइट जा सकती है। अगर आप लिफ्ट में फंस गए तो वो लोहे का बक्सा सबसे खतरनाक जगह बन जाएगा। हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। गीला कपड़ा आग से ज्यादा खतरनाक। आग से ज्यादा खतरनाक उसका धुआं होता है। भागते वक्त एक गीला कपड़ा अपनी नाक और मुंह पर बांध ले। ये एक फिल्टर का काम करेगा और आपको बेहोश होने से बचाएगा। नीचे झुककर चले। धुआं हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। जमीन के पास की हवा थोड़ी साफ होती है, इसलिए अगर धुआं ज्यादा है तो घुटनों के बल या झुककर बाहर निकले। इसके अलावा हमेशा अपनी बिल्डिंग के फायर एग्जिट्स और इवैक्यूएशन प्लान की जानकारी रखें। स्मोक अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर्स की रेगुलर चेकिंग्स जरूरी है। फायर ड्रिल्स में हिस्सा लें और अपने पूरे परिवार के साथ एक एस्केप प्लान बनाकर रखें। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, शहर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इमारतें बादलों को छू रही है। ये डेवलपमेंट है, अच्छी बात है, लेकिन वांगफुक कोर्ट का हादसा हमें बताता है कि हम ईंट पत्थर तो जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी सुरक्षा की नींव मजबूत कर रहे हैं? अगर हम मॉडर्न घरों में रहना चाहते हैं तो हमें मॉडर्न सेफ्टी को भी अपनाना होगा। सिर्फ सरकार या बिल्डर के भरोसे मत रहिए, अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, शायद किसी की जान बच जाए। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की उस खबर की जो पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर इतनी अफवाहें फैली कि आखिरकार शहबाज शरीफ की सरकार को चुप्पी तोड़नी पड़ी। इमरान खान अभी कहां हैं और उनकी हालत कैसी है और क्यों उनके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, सभी सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें वायरल हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि इमरान खान की सेहत बहुत खराब है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन असली परेशानी तब हुई जब इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। 25 नवंबर को उनकी तीनों बहनें अलीमा खान, नूरीन नियाज और डॉक्टर उज्मा खान अपने सपोर्टर्स के साथ जेल के बाहर धरने पर बैठ गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन जानबूझकर उन्हें अपने भाई से मिलने से रोक रहा है। अब सोचिए, जब परिवार को ही नहीं मिलने दिया जा रहा तो लोगों के मन में शक तो होगा ही। और फिर अफगानिस्तान की एक मीडिया रिपोर्ट में बम फोड़ दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई है। इस दावे के बाद पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर टिक गई हैं। हजारों सपोर्टर्स अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे हो गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग इमरान खान ट्रेंड करने लगा और फिर 26 नवंबर को आखिरकार जेल प्रशासन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। जेल अधिकारियों ने साफ साफ कहा कि इमरान की सेहत को लेकर फैल रही सारी अटकलें बेबुनियाद हैं। वो पूरी तरह से सेफ और हेल्दी हैं। वो अडियाला जेल में ही हैं और सभी जरूरी मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें मिल रही हैं। जेल प्रशासन ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सारे आरोप गलत बताए। फिर सामने आए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और उनके बयान ने तो एक नई बहस ही शुरू कर दी। मंत्री ने कहा कि इमरान खान को जेल में 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज मिल रही हैं। उनके पास डबल बेड है, मखमली गद्दा है, टीवी देखने की सुविधा है और एक्सरसाइज करने के लिए फिटनेस मशीन्स तक है। मिनिस्टर ने अपने खुद के जेल के अनुभव से तुलना करते हुए कहा कि जब वो जेल में थे तो उन्हें बहुत कठोर हालात में रखा गया था, लेकिन इमरान को तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। अब ये सुनकर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर सब कुछ ठीक है तो भाई परिवार को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, और अगर इतनी सुविधाएं हैं तो फिर छुपाना क्यों है? इसका जवाब भी नहीं मिला। इमरान खान अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं, यानी उन्हें जेल में रहते हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मेन केस है तोशाखाना भ्रष्टाचार मामला। तोशाखाना क्या होता है? ये वो जगह है जहां पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों को मिले महंगे गिफ्ट्स रखे जाते हैं। इमरान पर आरोप है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्हें मिले कीमती गिफ्ट्स को या तो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया गया या फिर कम कीमत पर खुद के पास रख लिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है।
अप्रैल 2022 में ऑपोजिशन के नो कॉन्फिडेंस मोशन से इमरान खान को पावर से हटाया गया। उसके बाद से उन पर मुकदमों की बारिश हो गई। भ्रष्टाचार से लेकर टेररिज्म तक के चार्जेस लगे। जनवरी 2025 में अलकादिर ट्रस्ट केस में उन्हें 14 साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि मार्च 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में उनकी सजा खत्म कर दी थी, लेकिन बाकी केसेस की वजह से वो अब भी जेल में ही है। खुद इमरान खान ने कहा है कि वो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे कठोर कारावास झेल रहे हैं। अब ये कितना सच है, ये तो वही जानते हैं। अब बात करते हैं उस जेल की जिसे लोग काल कोठरी भी कहते हैं। अडयाला जेल या सेंट्रल जेल रावलपिंडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और हाई सिक्योरिटी जेलों में से एक है। ये जेल 1986 में बनी थी और लगभग 80 एकड़ में फैली हुई है। इसकी ऑफिशियल कैपेसिटी करीब 2000 कैदियों की है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ 5000 से भी ज्यादा कैदी रखे गए हैं। यहाँ आर्म क्रिमिनल्स से लेकर हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, टेररिस्ट्स और फॉरेन नेशनल्स तक को रखा जाता है। लेकिन अडयाला जेल को खास बनाती है इसकी वीआईपी गैलरी। पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े नाम इस जेल में रह चुके हैं, ये सुनकर आपको हैरानी होगी। नवाज शरीफ, जो 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो और उनकी बेटी मरियम नवाज 2018 में करप्शन केस में यहाँ रहे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी यहाँ रह चुके हैं। यानी ये कोई साधारण जेल नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स का अड्डा है। अडयाला जेल की सुरक्षा बहुत सख्त है। यहाँ मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरास हैं, आर्म्ड गार्ड्स हैं। हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए अलग से वीआईपी बैरिक्स बनाए गए हैं जहां उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं। लेकिन इस जेल की एक और पहचान है, वो है इसकी काल कोठरी। ये डार्क सेल्स हैं जहां खासतौर पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आइसोलेशन में रखा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के हालात बहुत कठोर हैं, इसलिए आलोचकों का कहना है कि इमरान खान को यहाँ रखना एक राजनीतिक रणनीति है। पाकिस्तान सरकार का तर्क ये है कि इमरान खान जैसे लोकप्रिय नेता को कहीं और रखना उनकी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन विपक्ष और इमरान के समर्थकों का मानना है कि ये मेंटल टॉर्चर का तरीका है। परिवार से मिलने नहीं देना, बाहर की दुनिया से काटना, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जब नवाज शरीफ यहाँ थे तो उन्हें बी कैटेगरी प्रिजनर बनाया गया था। मतलब उन्हें सिर्फ एक चारपाई, एक कुर्सी और बेसिक फैसिलिटीज मिली थी। लेकिन अब रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इमरान खान को डबल बेड और टीवी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। अब इसमें कितना सच है और कितना प्रोपेगेंडा, ये तो बताना मुश्किल है। इमरान खान का ये पूरा मामला अब सिर्फ लीगल इशू नहीं रहा, ये पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। एक तरफ हैं उनके लाखों समर्थक जो मानते हैं कि ये सब सरकार की साजिश है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर नजर रखे हुए है। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। इमरान के खिलाफ कई केसेस अब भी कोर्ट्स में चल रहे हैं, कुछ में तो सजा भी हो चुकी है। अगर एक केस में राहत मिल भी जाए तो दूसरे केसेस उन्हें बाहर नहीं आने देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी इमरान को राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जेल से निकलकर फिर से पावर में आने वाले लीडर्स की कमी नहीं है। नवाज शरीफ खुद इसकी मिसाल हैं, तो क्या इमरान खान भी कमबैक कर पाएंगे या फिर उनकी पॉलिटिकल जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये था इमरान खान और अडयाला जेल का पूरा सच। एक तरफ सरकार कह रही है सब ठीक है, सभी सुविधाएं मिल रही हैं, दूसरी तरफ परिवार और समर्थक कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, सच छिपाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि हम किस पर भरोसा करें, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर या फिर उन अफवाहों पर जो सोशल मीडिया पर उड़ रही है। असलियत शायद दोनों के बीच में कहीं छुपी है। जो बात साफ है वो ये कि पाकिस्तान की राजनीति में तूफान अभी जारी है और इमरान खान का नाम उस तूफान के सेंटर में है। पाकिस्तान और इमरान दोनों के लिए आने वाले महीने बेहद अहम होंगे।
तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में। खबरें अनकही में आज इतना ही। चलते चलते पाकिस्तान से आया एक वीडियो देखिए जो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री फ्रंटियर कांस्टेबलरी के मुख्यालय पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। मुख्यालय पर पहुंचे 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया था। अब इसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मेन गेट के बाहर एक धमाका होता है और आग की लपटें दिख रही हैं। इसके बाद एक शख्स मेन गेट से अंदर आता नजर आ रहा है। आज के शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल। आप देख रहे हैं खबर अनकही। शुक्रिया।